नमस्कार दोस्तों, तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सन्नी यादव। तो देखिए दोस्तों, हमारा भारतीय संविधान चला हुआ था और भारतीय संविधान के अंतर्गत बच्चों हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे। यदि बच्चों राष्ट्रपति की बात की जाए तो हमारी आज राष्ट्रपति की चौथी क्लास और अंतिम क्लास होगी, क्योंकि हमने पहली क्लास में राष्ट्रपति पढ़ा था और कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो वो क्लास जो है वो छोटी हुई थी हमारी। उसके बाद जो सेकंड क्लास थी उसमें हमने जो राष्ट्रपति है उसे पूरा फिनिश कर लिया था, अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक, और राष्ट्रपति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, उनके विषय में बच्चों चर्चा कर ली थी। उसके बाद जो बच्चों हमारी लास्ट क्लास हुई थी, उस लास्ट क्लास में हमने राष्ट्रपति की जो शक्ति है, राष्ट्रपति की शक्तियों के विषय में पढ़ लिया था। तो बच्चों आज भी जो हमारी क्लास होगी वो भी राष्ट्रपति की शक्तियों से ही संबंधित होगी। और राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करें बच्चों तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। जो भारत का राष्ट्रपति है उसके पास आपातकालीन शक्ति है, कुछ इमरजेंसी पावर्स है। तो आज उन इमरजेंसी पावर के विषय में हम चर्चा करेंगे। आइए तो चर्चा करते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के विषय में। तो यहां पे हम बच्चों लिखते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। तो आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के विषय में। अगर बच्चों हम बात करें कि जो भारत का राष्ट्रपति है, तो बच्चों भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की आपातकालीन शक्ति है। जो भारत का राष्ट्रपति है बच्चों उसके पास 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं। और बच्चों जो 3 प्रकार की आपातकालीन शक्ति है, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रपति शासन है और वित्तीय आपातकाल है। तो यदि हम राष्ट्रपति शासन की बात करें बच्चों, तो अगर हम बच्चों राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रपति शासन की बात करें बच्चों तो अनुच्छेद 356 में है। और बच्चों अगर वित्तीय आपातकाल की बात करें तो अनुच्छेद 360 में है। तो आइए हम देखते हैं, हम अपना पहला बिंदु लिखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होगा बच्चों वो होगा हमारा भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कौन कौन सी हैं। अगर पहली की बात करें बच्चों तो पहला है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरे की बात करें बच्चों तो दूसरा है हमारा राष्ट्रपति शासन। और बच्चों तीसरे की बात करें तो तीसरा है हमारा वित्तीय आपातकाल। तीसरा है बच्चों हमारा वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें बच्चों तो राष्ट्रीय आपातकाल है हमारा अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रपति शासन है बच्चों हमारा अनुच्छेद 356 में। और वित्तीय आपातकाल है बच्चों हमारा अनुच्छेद 360 में। यानी कि जो हमारा राष्ट्रपति है उसके पास 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं। और बच्चों जो 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं वो ये इस निम्नलिखित प्रकार से है जो मैंने आपके सामने लिखी है। एक हमारी राष्ट्रीय आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रपति शासन है, प्रेसिडेंट रूल है, और वित्तीय आपातकाल है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो इन तीनों आपातकाल को हम क्रमवार तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है राष्ट्रीय आपातकाल। तो आइए बच्चों सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में। तो मैं यहां पे लिख देता हूं राष्ट्रीय आपातकाल। तो यहां पे हम लिख देंगे राष्ट्रीय
आपातकाल और राष्ट्रीय आपातकाल बच्चों किस अनुच्छेद में है? तो ये है बच्चों हमारा अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपातकाल है हमारा अनुच्छेद 352। तो पहले हम बच्चों ये देखेंगे कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो किन परिस्थितियों में लगाया जाता है और राष्ट्रीय आपातकाल को लगाए जाने के क्या कारण है। ठीक है, तो अगर हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें बच्चों तो हमारा पहला बिंदु होगा राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल निम्नलिखित राष्ट्रीय आपातकाल निम्नलिखित 3 परिस्थितियों में लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल निम्नलिखित 3 परिस्थितियों में लगाया जा सकता है। लगाया जा सकता है। लगाया जा सकता है। बच्चों हम बात करेंगे जो राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल को लगाए जाने के जो कारण होंगे वो 3 कारण होंगे। तो आइए समझते हैं कि वो जो 3 परिस्थिति है बच्चों वो कौन कौन सी है। तो अगर बच्चों हम पहली परिस्थिति की बात करें तो पहला होगा हमारा युद्ध, दूसरा होगा बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण, और बच्चों जो तीसरा कारण होगा वो होगा सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह। देखिए बच्चों हमने कहा कि भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाने के 3 कारण हो सकते हैं और जो तो 3 कारण होंगे, पहला है युद्ध, दूसरा है बाह्य आक्रमण और तीसरा है हमारा सशस्त्र विद्रोह। युद्ध का मतलब अगर किसी देश से हमारा घोषित युद्ध हो रहा है, मान लीजिए पाकिस्तान ने चीन ने हम पे युद्ध किया तो वो घोषित युद्ध है एक प्रकार से। और बाह्य आक्रमण का मतलब है कोई ग्रुप है, कोई समूह है और वो हमारे देश पर आक्रमण कर देता है। जैसे मुंबई में 2008 में हुआ था आपका, वो एक क्या था, आतंकवादियों ने हमले करा था, वो एक प्रकार का आक्रमण था, वो राष्ट्र के खिलाफ बाह्य आक्रमण। इन 1947 में जब देश आजाद हुआ तो जो जम्मू कश्मीर है उसमें जो कबायली थे, कबायलियों ने आक्रमण किया, जिसमें पाकिस्तान की फौज ने भी इनका सहयोग किया था, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है बच्चों, तो बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह का मतलब यह बच्चों अगर देश के ही अंदर कुछ समूह, कुछ संप्रदाय, कोई ऐसे गुट का निर्माण करते हैं और वो राष्ट्र के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं तो बच्चों उसे कहा जाएगा सशस्त्र विद्रोह कहा जाएगा आपका। यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाने के 3 कारण हो सकते हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। दूसरी चीज ये है बच्चों अगर ये 3 परिस्थिति होगी तो देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। अगर इन परिस्थितियों के होने की संभावना भी हो तब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। मेरी बात पे गौर करना, मैंने कहा ये तो 3 परिस्थिति हो रही है देश के सामने या इनके होने की संभावना है। हमें लग रहा है कि चीन हम पे आक्रमण कर सकता है, हमें ऐसा लग रहा है, हमें लग रहा है कि देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो सकता है, तो केवल संभावनाओं के आधार पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। दूसरी चीज बच्चों ये है कि जो सशस्त्र विद्रोह शब्द है, जो हमारा सशस्त्र विद्रोह शब्द है, ये सशस्त्र विद्रोह शब्द बच्चों मूल संविधान में नहीं था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ये सशस्त्र विद्रोह शब्द जो है ये बच्चों बाद में जोड़ा गया और इसे जोड़ने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था बच्चों, और वो संशोधन था हमारा 44वां संविधान संशोधन 1978। इससे पहले सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर बच्चों जो वर्ड यूज होता था हमारा वो था आंतरिक अशांति। तो लिखते हैं बच्चों, इसी के नीचे डाल देंगे, ठीक है, यहां पे नोट डाल के लिख देंगे, लिखेंगे इसे 44वें संविधान संशोधन, इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया, 1978 के द्वारा जोड़ा गया। और यहां पे ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं आंतरिक अशांति।
ब्रैकेट में हमारा जो वर्ड है वो आंतरिक अशांति, यानी कि सशस्त्र विद्रोह जो वर्ड जोड़ा गया, ये जोड़ा गया बच्चों 1978 में। इससे पहले जो हमारा वर्ड था वो क्या था? आंतरिक अशांति थी। तो बच्चों ये हमारा जो राष्ट्रीय आपातकाल है, तो हमने लिख दिया कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाने के कितने कारण हो सकते हैं। तो हमारे कारण हो सकते हैं 3, इसमें युद्ध है, बाह्य आक्रमण है और सशस्त्र विद्रोह है। सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर पहले वर्ड था आंतरिक अशांति, और उस आंतरिक अशांति वर्ड को हटाया गया 1978 में, और उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जो शब्द था वो हमारा जोड़ दिया गया। तो आइए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला बिंदु जो होगा, अगला पॉइंट होगा, हमने कहा कि 3 कारणों पर लगाया जा सकता है। उसके बाद हमने कहा कि संभावनाओं के आधार पर भी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो अगला हम पॉइंट लिखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर करेगा। देखो बच्चों, देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा, तो उस राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति घोषणा करेगा तो भाई देश में आज जो है वो लग गया राष्ट्रीय आपातकाल। लेकिन किसकी सलाह से? मंत्रिपरिषद की सलाह। और बच्चों वो सलाह कैसी होगी? वो सलाह जो होगी वो होगी लिखित। सलाह कैसी होगी? तो हमारी सलाह होगी लिखित। मौखिक सलाह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। बच्चों ये प्रावधान भी 1978 में ही लाया गया था कि जो सलाह देगा राष्ट्रपति, सलाह देगा जो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद, वो सलाह लिखित होनी चाहिए, न कि मौखिक। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगला पॉइंट लिखते हैं, घोषणा, घोषणा के 1 माह, घोषणा के 1 माह के अंदर, घोषणा के 1 माह के अंदर अंदर, घोषणा के 1 माह के अंदर अंदर राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल के, राष्ट्रीय आपातकाल के प्रस्ताव को, राष्ट्रीय आपातकाल के प्रस्ताव को संसद के द्वारा, संसद के द्वारा विशेष बहुमत से पारित करना होगा। विशेष बहुमत से पारित करना होगा। विशेष बहुमत से पारित करना होगा। यदि संसद, यदि संसद, यदि संसद प्रस्ताव को, यदि संसद प्रस्ताव को एक बार पारित कर देती है, यदि संसद प्रस्ताव को एक बार पारित कर देती है, यदि संसद प्रस्ताव को एक बार पारित कर देती है, तो इसकी समयावधि, इसकी समयावधि, तो इसकी समयावधि 6 महीने, इसकी समयावधि 6 महीने हो जाएगी। इसकी समयावधि 6 महीने हो जाएगी। इसकी समयावधि 6 महीने हो जाएगी। देखिए बच्चों, बात समझिए। मान लीजिए आज राष्ट्रपति ने घोषणा की, आज राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी कि देश में आज क्या लग गया? राष्ट्रीय आपातकाल लग गया। तो जब राष्ट्रपति ने घोषणा की, उस घोषणा की तिथि से, उस घोषणा की तिथि से राष्ट्रीय आपातकाल 1 माह तक लागू होगा। आज घोषणा की तो घोषणा से कितने माह तक के लिए वैलिड है बच्चों? 1 माह तक के लिए वैलिड होगा। कितने दिन के लिए? 1 माह के लिए।
अगर हमें इसे आगे कंटिन्यू बढ़ाना है तो हमें आपातकाल का प्रस्ताव संसद में लेकर आना पड़ेगा, और हमारी संसद के जो 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वहां पे प्रस्ताव को रखना होगा। और वहां पे जब प्रस्ताव को हम रखेंगे, वहां से हमें विशेष बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कराना होगा। अब बात आई जी विशेष बहुमत क्या है। तो बच्चों अगर विशेष बहुमत की बात करें तो विशेष बहुमत है संसद के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, कम से कम 2/3 सदस्य अगर उसे पास कर देंगे दोनों सदनों से अलग अलग, तो आपातकाल कितने महीने के लिए हो जाएगा? बढ़ के 6 महीने के लिए हो जाएगा। संसद ने अगर एक बार प्रस्ताव पास कर दिया तो टाइम उसका बढ़ के अब 1 महीने से कितने महीने हो जाएगा? वो 6 महीने हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आपातकाल नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आपातकाल की कोई अधिकतम आपातकाल की कोई अधिकतम समय सीमा नहीं है। आपातकाल की कोई अधिकतम समय सीमा नहीं है। समय सीमा नहीं है। आपातकाल की कोई अधिकतम समय सीमा नहीं है। बच्चों ये कह रहा है कि जो हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है उसकी कोई अधिकतम समय सीमा नहीं है। आप उसे चाहे कितने भी समय के लिए लगा सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, जब तक कि हमारी सरकार चाहे। तो यहां सरकार से मतलब है संसद से। बस हमें एक काम करना होगा कि हर 6 महीने में उसे संसद से रिन्यू कराना होगा। हर 6 महीने, जैसे एक बार हमने हमारी संसद ने उसे पारित कर दिया तो उसकी समय सीमा हो जाएगी 6 महीने। 6 महीने बाद संसद ने फिर अगर पारित कर दिया तो उसकी समय सीमा फिर 6 महीने हो जाएगी। यानी कि हर 6 महीने में उसे पारित करना होगा, और हर 6 महीने में पारित करके आप उसे चाहे जितने लंबे समय के लिए चाहे उतने लंबे समय के लिए आप उसे लागू कर सकते हैं। तो यानी अधिकतम समय सीमा कुछ भी नहीं है राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हम, अगर उसके बाद इफेक्ट्स की बात करें, ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर इफेक्ट क्या पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें। तो इसे हम रफ कर देते हैं बच्चों, अब स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। ठीक है, और बाद में नोट कर लेंगे इसे। तो आइए अब बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, इसे रफ करते हैं और उसके बाद अगले बिंदु पर हम चलते हैं, अपने नेक्स्ट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो आइए बच्चों, हम इसके कुछ इफेक्ट देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल लगता है उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। ठीक है, तो पहला प्रभाव ये होगा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषयों पर भी कानून
बना सकती है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। बच्चों मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, वो टॉपिक था अनुसूची, शेड्यूल। और वहां बच्चों जब हमने अनुसूची शेड्यूल के विषय में बात की थी तो हमने बताया था हमारी एक अनुसूची थी, अनुसूची 7। और हमने कहा था अनुसूची 7 के अंदर 3 सूची थी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है बच्चों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो बच्चों हमने कहा था संघ सूची में जो भी विषय, जो भी चीज लिखी हुई है उस पर कानून बनाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाएगा राज्य, और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून दोनों मिलकर बनाएंगे बच्चों। लेकिन अगर हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास बच्चों ये अधिकार आ जाता है कि वो जो राज्य सूची है हमारी, राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ बच्चों अगर हम एक इफेक्ट की बात और करें तो हमारा एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 358। अनुच्छेद 358 ये कहता है बच्चों कि यदि हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा, नेशनल इमरजेंसी लगी है देश में, और वो नेशनल इमरजेंसी लगने का जो कारण है वो ये तो युद्ध है, ये बाह्य आक्रमण है, तो हमारा जो अनुच्छेद 19 है मौलिक अधिकार का, जिसमें हमें अनुच्छेद 19 का जो ए है उसमें हमें 6 अधिकार दिए। इसमें बोलने का है आपका, ठीक है, आपका अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता है, आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता है, आपको भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता है, इस प्रकार की 6 स्वतंत्रता है हमारी। तो अनुच्छेद 19 अपने आप सस्पेंड हो जाएगा। तो लिखते हैं ये सभी। तो एक आर्टिकल है हमारा इसमें अलग से, और वो है हमारा अनुच्छेद 358। अनुच्छेद 358 ये कहता है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल, यदि राष्ट्रीय आपातकाल, यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण, यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण की वजह से लगा है, युद्ध या बाह्य आक्रमण की वजह से लगा है, ये कहता बच्चों कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण की वजह से लगा है तो अनुच्छेद 19, तो अनुच्छेद 19 स्वतः, अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। देखो बच्चों, ये कह रहा है कि फिर राष्ट्रीय आपातकाल लगने का कारण क्या है बच्चों? कारण क्या है? ये तो किस कारण लगा है? युद्ध की वजह से। यह किसके कारण लगा है? बाह्य आक्रमण की वजह से। तो अनुच्छेद 19 स्वतः सस्पेंड हो जाएगा। हाँ, लेकिन यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगा है सशस्त्र विद्रोह की वजह से, अगर किसकी वजह से लगा है बच्चों? सशस्त्र विद्रोह की वजह से लगा है, तो ऐसी परिस्थिति में आपका अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होगा। ठीक है, इसी के साथ बच्चों बात करें तो हमारा एक आर्टिकल और है, हमारा आर्टिकल 359। आर्टिकल 359 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि राष्ट्रपति हमारे जो शेष फंडामेंटल राइट्स है, हमारे शेष मौलिक अधिकार है, उनको भी सस्पेंड कर सकता है, उनको भी सस्पेंड कर सकता है। आइए देखते हैं। तो यहां पे लिखते हैं अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 359 आर्टिकल 359। आर्टिकल 359 कहता है कि राष्ट्रपति आदेश जारी करके, राष्ट्रपति आदेश जारी करके शेष मौलिक अधिकारों को भी, शेष मौलिक अधिकारों को भी, शेष मौलिक अधिकारों को भी
निलंबित कर सकता है, शेष मौलिक अधिकारों को भी निलंबित कर सकता है, कर सकता है। और बच्चों हम ब्रैकेट में लिखेंगे 20 व 21 को छोड़कर, 20 व 21 को छोड़कर। देखिए बच्चों मैं बात समझ, ये कह रहा है कि जो राष्ट्रपति है वो शेष जो मौलिक अधिकार है उन्हें भी सस्पेंड कर सकता है। भाई 19 हमारा सस्पेंड हो गया, बाकी जो बच्चे हमारे मौलिक अधिकार है 12 से 35 तक, अगर राष्ट्रपति चाहे तो उन्हें भी सस्पेंड कर सकता है, लेकिन सारे मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। अनुच्छेद 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। किसी भी परिस्थिति में, राष्ट्रीय आपातकाल हो, राष्ट्रपति शासन, कुछ भी हो, कभी भी अनुच्छेद 20 और 21 सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर बात करें तो आज तक हमारे देश में अगर बात करें तो हमारे देश में आज तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। तो आइए देखते हैं वो जो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था तो कब कब लगा था। हम यहां पे लिखेंगे अब तक हमारे देश में, अब तक हमारे देश में 3 बार, अब तक हमारे देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। अब तक हमारे देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। अब तक हमारे देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। तो बच्चों हमने बात की कि हमारे देश में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा है वो कितनी बार लग लिया, 3 बार। तो आइए देखते हैं तो 3 बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो वो कब कब राष्ट्रीय आपातकाल लगा। हम मार्कर चेंज कर लेंगे। तो उसमें अगर बच्चों बात की जाए तो हमारे देश में पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा बच्चों, ये राष्ट्रीय आपातकाल लगा था बच्चों 1962 में, 1962 में। और आपको पता है बच्चों 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। तो हम यहाँ लिख लेंगे भारत चीन युद्ध, भारत चीन युद्ध। यानी कि बच्चों जो 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था तो राष्ट्रीय आपातकाल भारत और चीन के युद्ध की वजह से लगा था। और इसी के साथ बच्चों अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो उसमें प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित नेहरू, प्रधानमंत्री थे बच्चों हमारे पंडित नेहरू। और इसी के साथ बच्चों अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति थे हमारे एस राधाकृष्णन, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसी के साथ बच्चों अगर दूसरे आपातकाल की बात की जाए तो दूसरा आपातकाल लगा हमारा 1971 में। सभी को पता है कि 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तो हम यहां पे लिखेंगे भारत पाक युद्ध, भारत पाक युद्ध। 1971 में प्रधानमंत्री कौन थी? तो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। और बच्चों यदि राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति थे हमारे वी गिरी, वराहा वेंकट गिरी, राष्ट्रपति थे बच्चों हमारे वी गिरी। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारा तीसरा आपातकाल और लगा बच्चों, और तीसरा आपातकाल लगा हमारा 1975 में। और इसका कारण था बच्चों आंतरिक अशांति। और जिस आंतरिक अशांति शब्द को आज संविधान से हटा दिया गया और उसके स्थान पर हम किसका यूज करते हैं? तो उसके स्थान पर बच्चों हम यूज करते हैं सशस्त्र विद्रोह का। तो हम यहां पे लिखते हैं आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति। और आंतरिक अशांति, और आंतरिक अशांति के समय में बच्चों प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति थे हमारे फखरुद्दीन अली अहमद, राष्ट्रपति थे बच्चों हमारे फखरुद्दीन अली अहमद। तो राष्ट्रपति थे हमारे बच्चों फखरुद्दीन अली अहमद। तो बच्चों ये जितनी भी चीजें हमने पढ़ी, जितनी भी चीजों के विषय में बात करी,
बच्चों ये सारी की सारी जो चीजें थी हमारी, ये थी हमारी राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित। तो आइए अब इसी में हम बात करते हैं अपने राष्ट्रपति शासन की। तो आप बच्चों उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, और नोट्स बना लेंगे बाद में कॉपी में, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों राष्ट्रपति शासन की, कि राष्ट्रपति शासन क्या है। तो उसे रफ करते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं बच्चों राष्ट्रपति शासन की ओर। तो चलिए बच्चों बात करते हैं हम राष्ट्रपति शासन की, ठीक है। तो अगर बच्चों हम राष्ट्रपति शासन की बात करें तो यहां पे हम लिख देंगे राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन बच्चों हमारा किस अनुच्छेद में है? तो हमारा राष्ट्रपति शासन है बच्चों अनुच्छेद 356 में। राष्ट्रपति शासन बच्चों हमारा अनुच्छेद 356 में। 300 जो अनुच्छेद 352 था, 352 में था हमारा राष्ट्रीय आपातकाल, और जो अनुच्छेद 356 है बच्चों अनुच्छेद 356 में हमारा राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 356। तो आइए इसे एक बार पढ़ते हैं, फिर उसके बारे में कुछ पहले फैक्ट्स लिखवाता हूं, फिर उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट होगा कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है। राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है। देखिए बच्चों, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है। बच्चों यहां पे वर्ड है कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर। अब जो संवैधानिक तंत्र का जो विफल हो जाना है वो कई तरीके से, मान लीजिए कोई राज्य है और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही खराब है, राज्य में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं या जातीय दंगे हो रहे हैं, और जो राज्य है, राज्य के जो मुख्यमंत्री है उन पर राज्य को नहीं संभाला जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आपका मंत्रिपरिषद सेंटर की मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और इसमें बच्चों राज्यपाल जो है, राज्यपाल की सलाह, अगर राज्यपाल सलाह दे तो राज्यपाल की सलाह पर भी लगाया जा सकता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर हम बात करें, देखो जो इंपॉर्टेंट सलाह होगी ना वो मंत्रिपरिषद की सलाह होगी। अगर राज्यपाल अपनी सलाह न भी दे, भी राज्यपाल ने सलाह दी नहीं, तो भी मंत्रिपरिषद की ही सलाह पे राज्य में राष्ट्रपति शासन आरोपित किया जा सकता है।
ठीक है, यानी महत्वपूर्ण सलाह जो है इसमें बच्चों वो किसकी है, मंत्रिपरिषद की है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे राज्यपाल का जो है वो वर्णन नहीं किया, राज्यपाल का जो जिक्र है वो हमने नहीं किया। ठीक है, अब देखो एक कानून व्यवस्था का उदाहरण ले लिया हमने। दूसरा, संवैधानिक तंत्र का विफल हो जाना कई प्रकार से। जैसे हम यूपी की बात करें तो जो हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा है, विधानसभा की बच्चों 403 सीट है। उत्तर प्रदेश में बच्चों विधानसभा की 403 सीट है। और बच्चों सरकार बनाने के लिए जो आपको चाहिए वो चाहिए 403/2 + 1। ठीक है, यानी कि 202 सीट जिसके पास होगी उसकी सरकार बन जाएगी। और मान लीजिए यूपी में जो अभी लास्ट चुनाव हुए विधानसभा के बच्चों वो हुए 2022 में, पिछले साल हुए। यूपी में जो लास्ट विधानसभा के चुनाव बच्चों वो 2022 में हुए, और जो नेक्स्ट चुनाव होंगे बच्चों वो 2027 में होंगे। तो हम मान के चलते हैं बच्चों जो 2027 का चुनाव हुआ वहां पे 3 पार्टी हैं, ए बी सी डी। चलो 4 ले लिए हमने, ए बी सी डी। ए को मानते हैं कि जो ए है, ए को सीट जो प्राप्त हुई वो बच्चों 150 हुई, बी को जो सीट प्राप्त हुई बच्चों वो 100 हुई, सी को सीट प्राप्त हुई 80 हुई, और इसी प्रकार अन्य जो अदर पार्टियां निर्दलीय है उन्हें भी इसी क्रम में जो सीट है बच्चों वो प्राप्त हुई। अब बच्चों ये बताओ बहुमत किसके पास है? 202 सीट किसी के पास भी नहीं है बच्चों। तो ऐसी परिस्थिति में जो राज्य का राज्यपाल होगा, राज्यपाल सबसे पहले सबसे बड़ी पार्टी को आमंत्रित करेगा, और सबसे बड़ी पार्टी कौन है? ए से कहेगा कि आप सरकार बना लो। तो ए ने राज्यपाल को कहा जी ठीक है हम आपको बताते हैं हम सरकार बनाएंगे नहीं। तो ए ने बी पार्टी से बात करी कि भाई आप हमारे साथ गठबंधन में आ जाओ, बी ने मने कर दी। ए पार्टी ने सी से बात करी, सी ने मने कर दी कि भाई हम गठबंधन नहीं करेंगे। तो ए पार्टी ने राज्यपाल को मने कर दिया कि हम सक्षम नहीं है सरकार को बनाने में। उसके बाद राज्यपाल ने मौका दिया बी पार्टी को, सेम परिस्थिति बी के साथ हुई। सी को भी मौका देकर देखा गया, लेकिन सी भी सरकार बनाने में असफल रही। अब ऐसी परिस्थिति में बच्चों, ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल के कहने पे, राज्यपाल की सलाह पे जो हमारा राष्ट्रपति है वो राज्य के अंदर क्या लगा देगा? राष्ट्रपति शासन लगा देगा। कहने का मतलब बच्चों ये है कि जो यहां पे लिखा संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पे इसके कई सारे कारण हैं बच्चों। और बच्चों राज्यपाल अगर सलाह देगा तो डायरेक्ट राष्ट्रपति को नहीं देगा, वो मंत्रिपरिषद को देगा, और फिर मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को कहेगी, और फिर उसके कहने पे ही जो राज्य है राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन बच्चों लगाया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर हमारा लगेगा राज्य में राष्ट्रपति शासन। ठीक है, और वो संवैधानिक तंत्र का विफल हो जाना कई प्रकार का है, उसकी हमने बच्चों चर्चा कर ली। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट हो गया बच्चों कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर वहां पे बच्चों क्या लगा दिया जाएगा? राष्ट्रपति शासन। बच्चों हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन घोषणा, राष्ट्रपति शासन घोषणा से, राष्ट्रपति शासन की घोषणा से, तो यहां पे कीवर्ड लगा लेंगे, राष्ट्रपति शासन की घोषणा से, राष्ट्रपति शासन की घोषणा से 2 माह के अंदर 2 माह के अंदर इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति शासन की घोषणा से 2 माह के अंदर इस प्रस्ताव को संसद से साधारण बहुमत, संसद से साधारण बहुमत से पारित कराना होगा। देखो बच्चों, ये कह रहा है कि जब राष्ट्रपति शासन की घोषणा होगी तो बच्चों घोषणा के 2 महीने के अंदर, राष्ट्रीय आपातकाल में टाइम था 1 महीने का,
और यहां पे टाइम कितना है, 2 महीने। राष्ट्रीय आपातकाल में बच्चों जो बहुमत चाहिए था वो चाहिए था विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत का मतलब होता है बच्चों, विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3 संसद के उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। लेकिन यहां पे बच्चों साधारण बहुमत में चाहिए 1/2, साधारण बहुमत में चाहिए बच्चों 1/2। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है कि साधारण बहुमत जो होगा उसमें 1/2 चाहिएगा, और विशेष बहुमत में हमारा 2/3 चाहिए था। यहाँ 1/2 यानी कि 50% चाहिए, 50% प्लस 1, 1/2 प्लस 1 ये चाहिए हमें। ठीक है, तो 2 महीने के अंदर पारित कराना है। और वहां कितने में पारित करता था बच्चों, वहां 1 महीने था। और कैसा बहुमत था बच्चों, तो वहां पे था बच्चों हमारा विशेष बहुमत, और यहाँ पे कैसा है, साधारण बहुमत है बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगर बात करें, अगर हमने एक बार प्रस्ताव पास कर दिया तो वो प्रस्ताव वैलिड होगा बच्चों 6 महीने के लिए। प्रस्ताव पारित कितने वैलिड कितने महीने के लिए बच्चों, 6 महीने के लिए। उसके बाद अगर हमें इसे लंबा करना है, बढ़ाना है, तो हम 6 महीने बाद फिर उसे पारित कर देंगे, तो बढ़ के वो 6 महीने के लिए फिर बढ़ जाएगा। तो इसी प्रकार हम हर 6 महीने बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो लास्ट समय अवधि है, जो अधिकतम राष्ट्रपति शासन की समय अवधि है, वो है बच्चों 3 वर्ष। 3 वर्ष से लंबा हम राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते। अगर हमें 3 वर्ष से लंबा राष्ट्रपति शासन लगाना है, मान लीजिए हमें लगाना है, तो उसके लिए फिर संविधान में करना पड़ेगा संशोधन, संविधान में करना पड़ेगा अमेंडमेंट। भाई हम संशोधन करके तो कुछ भी कर सकते हैं, संशोधन करके तो आप संविधान के अनुच्छेद बदल दो, अनुसूची बदल दो, लेकिन जो संविधान में भी लिखा हुआ है, तो हम यहां पे लिखते हैं राज्य में राष्ट्रपति शासन, राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्षों के लिए, अधिकतम 3 वर्षों के लिए, अधिकतम 3 वर्षों के लिए लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। अधिकतम 3 वर्षों के लिए लगाया जा सकता है। यदि इससे ज्यादा लगाना है, यदि इससे ज्यादा लगाना है, जिससे ज्यादा लगाना है, तो फिर संविधान में संशोधन करना होगा, तो फिर संविधान में संशोधन करना होगा। ये कह रहा है कि बच्चों अगर 3 वर्ष से ज्यादा काम में लगाना है राज्य में, तो फिर तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लग सकता है, तो हमारा बच्चों जो आंसर होगा वो होगा 3 वर्ष। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम बात करते हैं, देखते हैं कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन जो है वो कब लगा। तो इसे रफ कर देते हैं, फिर सिरे से नए सिरे से लिख देते हैं। ठीक है, जब फिर पॉइंट हो गया फिर नीचे जाना पड़ेगा, तो बच्चों से हम रफ कर देते हैं। ठीक है, बस साइड हो गया इसका, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसकी से रफ करके हम फिर आगे चलेंगे। तो इसे रफ करते हैं हम। तो बच्चों हम यहां पे लिखते हैं, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब में लगा था। 1951 में पंजाब में लगा था। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब में लगा था।
यानी हमारे देश में जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था बच्चों, तो वो कब लगा था? पंजाब में लगा था बच्चों। ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों यदि बात की जाए तो पंजाब में ही बच्चों 1987 के समय, पंजाब में ही बच्चों 1987 के समय बच्चों भारत में सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन लगा था, और जो राष्ट्रपति शासन बच्चों रहा था लगभग हमारा 5 वर्षों तक। तो आइए हम उसे भी लिख देते हैं कि 1987 में, यानी कि 1987, 1987 में पंजाब में लगा राष्ट्रपति शासन। 1987 में पंजाब में लगा राष्ट्रपति शासन। पंजाब में लगा राष्ट्रपति शासन 5 वर्षों तक रहा था। तो एक सेकंड रुकेंगे बच्चों, फिर कंटिन्यू करते हैं चीजों को। तो चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं। तो 1987 में बच्चों पंजाब में लगा जो राष्ट्रपति शासन था वो कितने वर्षों तक रहा था बच्चों? तो वो रहा था बच्चों हमारा 5 वर्षों तक। इसी के साथ बच्चों अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश और मणिपुर बच्चों 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर बच्चों 10-10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो यहां हम लिख देंगे उत्तर प्रदेश व मणिपुर, 2 ऐसे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और मणिपुर 2 ऐसे राज्य हैं जहां 10-10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। जहां 10-10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। इसी के साथ बच्चों अगर बात करें हम छत्तीसगढ़ व तेलंगाना, 2 ऐसे राज्य हैं जहां अभी तक एक भी बार राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। यानी कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बच्चों ऐसे 2 अभी तक भारत में राज्य हैं जहां अभी तक एक भी बार राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की परिस्थिति पैदा नहीं हुई बच्चों। ठीक है। इसी के साथ बच्चों अगर हम बात करें तो भारत में जो सबसे छोटा राष्ट्रीय आपातकाल लगा था वो लगा था बच्चों कर्नाटक में, और वो लगभग 7 दिन के समथिंग का रहा। तो आइए उसे भी लिखते हैं। सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन कर्नाटक में लगा था। यह है 10 अक्टूबर 1990 से 17 अक्टूबर 1990 तक रहा था। देख लिया बच्चों। यानी कि सबसे छोटा जो राष्ट्रपति शासन लगा था बच्चों वो कहाँ लगा था? कर्नाटक में।
और वो लगभग हमारा 7 दिन का रहा था। 10 अक्टूबर 1990 से लगा था बच्चों, और ये रहा था हमारा 17 अक्टूबर 1990 तक। ठीक है बच्चों। और अगर राष्ट्रपति शासन की बात की जाए तो इसमें जो राज्य की विधानसभा है उसे समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, राज्य की विधानसभा को समाप्त किया जाता है और राज्य का जो शासन है बच्चों वो डायरेक्ट जो है वो प्रत्यक्ष रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाता है। तो राष्ट्रपति शासन के विषय में बच्चों इतना ही। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं वित्तीय आपातकाल की, फाइनेंशियल इमरजेंसी की। वित्तीय आपातकाल इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। वित्तीय आपातकाल हमारा केवल 2 से 4 पॉइंट है, बस उन्हीं को हम लिख लेंगे और उन्हीं के विषय में हम समझ लेंगे। उसके बाद फिर हमारा जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति है बच्चों ये समाप्त हो जाएगी, और जो राष्ट्रपति टॉपिक है हमारा संविधान में, जो कि सबसे लंबा टॉपिक माना जाता है संसद के बाद, वो भी हमारा समाप्त हो जाएगी। तो आइए अब हम लिखते हैं वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय आपातकाल, और वित्तीय आपातकाल जो है बच्चों ये है हमारा अनुच्छेद 360 में। वित्तीय आपातकाल है बच्चों हमारा अनुच्छेद 360 में। हमने कहा था राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है, राष्ट्रपति शासन 356 में है और वित्तीय आपातकाल 360 में। ठीक है, तो आइए इसके बारे में देखते हैं। जब देश की अर्थव्यवस्था, जब देश की अर्थव्यवस्था अस्थिर हो जाए, अस्थिर हो जाए, जब देश की अर्थव्यवस्था अस्थिर हो जाए तो मंत्री परिषद की लिखित सलाह पर, तो मंत्री परिषद की लिखित सलाह पर, तो मंत्री परिषद की लिखित सलाह पर वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। देखिए बच्चों, जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था स्थिर हो जाए, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में देश में वित्तीय आपातकाल जो है वो लगाया जा सकता है। और अगर वित्तीय आपातकाल हमारे देश में एक बार लागू हो गया बच्चों, तो जो भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी स्टेट गवर्नमेंट के अधीन काम करने वाले हो, सभी के वेतन और भत्तों में कमी की जा सकती है, सिवाय राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर। राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन में कभी भी बच्चों नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता, भले ही देश में वित्तीय आपातकाल लगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हम लिखते हैं वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल के दौरान, वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र व राज्य सरकार के अधीन, केंद्र व राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले केंद्र व राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले सभी कर्मचारियों के वेतन में, सभी कर्मचारियों के वेतन में, सभी कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जा सकती है, कटौती की जा सकती है। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम कर रहा है, कोई स्टेट गवर्नमेंट के अधीन काम कर रहा है, तो सबके वेतन में कमी की जा सकती है। लेकिन याद रखना बच्चों कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन में कभी भी कटौती नहीं की जा सकती, कभी भी नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सकारात्मक परिवर्तन तो हो सकता है लेकिन नकारात्मक परिवर्तन नहीं हो सकता, यानी उनके वेतन को घटाया नहीं जा सकता। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों अगर बात करें वित्तीय आपातकाल की, तो वित्तीय आपातकाल आज तक हमारे देश में एक भी बार नहीं लगा है।
यहां से यही क्वेश्चन पुट अप करता है कि वो कौन सा आपातकाल है जो हमारे देश में आज तक एक भी बार नहीं लगा, तो वो कौन सा होगा बच्चों? वित्तीय आपातकाल होगा। तो आइए लिखते हैं वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल हमारे देश में, वित्तीय आपातकाल हमारे देश में एक भी बार नहीं लगा है। एक भी बार नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल हमारे देश में एक भी बार नहीं लगा है। तो बच्चों ये चीजें थी हमारी आपातकाल के विषय में, और इसी के साथ बच्चों राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्ति है वो समाप्त होती है, और इसी के साथ जो हमारा राष्ट्रपति टॉपिक था बच्चों वो भी समाप्त होता है बच्चों। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास में हम उपराष्ट्रपति के विषय में बात करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।